हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे क्लासेस। और आज हम अपने क्लास 9 फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। सबसे पहले हमने मोशन डिस्कस किया था, उसके बाद आया था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद हमारा नंबर आता है ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें क्या था, क्या हमें पता है कि न्यूटन की कहानी हमने सुनी है कि न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने ऑब्जर्व किया कि जो एप्पल था वो हमेशा नीचे ही गिर रहा था, या कोई भी और ऑब्जेक्ट हम जब ऊपर की तरफ थ्रो कर देते हैं तो वो वापस अर्थ की तरफ ही आ जाता। तो ऐसा क्यों? उसने रिसर्च की, इसका रीजन ढूंढना चाहा, और उसके बाद उसने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। ओके, बट क्या सबसे पहले न्यूटन ने ही ये देखा था? उससे पहले और किसी साइंटिस्ट ने इसके बारे में नहीं सोचा था? बिल्कुल सोचा था। ठीक है, जैसे हमारी बात करें कि हम इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने अपनी बुक आर्यभट्टिया में ग्रेविटी का डिस्कस किया है, बट वो इतने फेमस क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो इसको लेकर, लॉ को लेकर कोई एक फॉर्मूला नहीं बना पाए, मतलब उन स्टेटमेंट्स को कुछ फॉर्मुलेट नहीं कर पाए, इसलिए हम उनको नहीं जानते। ठीक है, बट न्यूटन सर ने क्या किया? न्यूटन सर ने इनके कुछ फैक्ट्स कलेक्ट किए और उन फैक्ट्स को एक फॉर्मूले में फिट कर दिया, और वो फॉर्मूला हमारे सामने आ गया जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसी को नाम दे दिया गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, बट उससे पहले हम समझते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है, तभी तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर पहुंचेंगे। अगर हमें ग्रेविटेशन ही पता होगा तो हम लॉ पढ़कर क्या करेंगे? ओके, तो पहले देखते हैं ग्रेविटेशन होता क्या है। तो अगर हम बात करें कि हमारे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, चेयर है, मैं हूं, ठीक है, पेन है, मार्कर है, मोबाइल है, स्टैंड है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी, वो सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अट्रैक्ट करके क्या करना चाह रहे हैं कि वो उसके पास पहुंच जाए, या दूसरे ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसी टेंडेंसी आ जाए, मूवमेंट की टेंडेंसी आ जाए कि वो ऑब्जेक्ट खुद उसकी तरफ आ जाए, या वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पास चले जाए। तो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब ये चाहते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और वो एक दूसरे के पास पहुंच जाए। ओके, तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, उसे हम क्या नाम दिया? ग्रेविटेशन। मतलब उसको नाम दिया गया ग्रेविटेशन का। मीन्स ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट लगाता है, जितने भी दुनिया में ऑब्जेक्ट हैं सब लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? हर दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। ओके, मीन्स जैसे एक मार्कर है, ये मार्कर, इस मार्कर पर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, ये जो हमारा बोर्ड है इस पर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, और यहाँ इस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हैं या इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब पर क्या कर रहा होगा? एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, और क्या चाह रहा होगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इसके पास आ जाए। ठीक है, तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशन, सिर्फ ग्रेविटेशन। ओके, तो मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी ग्रेविटेशन की यहां से फील आनी शुरू होगी। अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है कि सब अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लेकिन मूव तो कोई नहीं कर रहा है, किसी भी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि एक ये मार्कर है, एक ये मार्कर है, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो ये तो मूवमेंट हो जाने चाहिए था ना, जैसे मैग्नेट चिपक जाती है ऐसे ये भी चिपक जाने थे, बट फिर भी नहीं हो रहा है इनमें मूवमेंट, या ये मूव मतलब कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि मूव करने वाले होंगे। ऐसा क्यों? वो थोड़ा सा इस लॉ पे, मतलब लॉ को डिस्कस करने के बाद समझेंगे कि ऐसा भी क्यों हो रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे ऑब्जेक्ट है वो हमारी अर्थ क्यों ना हो, कोई भी प्लैनेट क्यों ना हो, कोई भी सैटेलाइट क्यों ना हो, सब क्या कर रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं अपने लॉ की। ग्रेविटेशन तो हम समझ गए। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि ग्रेविटेशन क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है जो हर एक ऑब्जेक्ट लगा रहा है, हर दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है। ठीक है, मींस हर दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब उसके सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे वो सब पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। ओके, अब बात करें हम लॉ पर। लॉ क्या होता है? ठीक है, मींस इसका लॉ क्या है? तो न्यूटन सर ने क्या बात देखी, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट यही फॉर्मूला दिया था या ये फैक्ट्स दिए थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बट जिनसे कुछ कंक्लूजन निकला। ठीक है, जो हमारे काम की चीजें हम सिर्फ वो डिस्कस करने वाले हैं अभी। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो चीजें थी, जो दो फैक्ट्स हम पढ़ने वाले कि ये दो थे, उन्होंने बहुत कुछ करके देखा था, बट रिजल्ट इसी के थ्रू मिला, हम वो डिस्कस करने वाले। क्या उन्होंने क्या देखा कि जैसे कोई दो मास है, ठीक है, कोई भी दो मास है, m1 एंड m2। ओके, m1 एंड m2, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 kg, इसका मास है m1 kg, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट था इसका मास है m2 kg। ओके,
और इनके जो बीच की डिस्टेंस है, कौन से बीच की डिस्टेंस, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। मीन्स M1 का कोई एक सेंटर होगा यहाँ, M2 का भी एक सेंटर होगा यहाँ, इन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 है। ओके, अब उन्होंने क्या देखा कि ये M1 M2 की तरफ फोर्स लगा रहा था, कैसे, कुछ इस तरह से F लग रहा था, ठीक है। अब ऐसे ही M2 भी M1 पर फोर्स लगा रहा था, कैसे, कुछ ऐसे, ठीक है। मीन्स ये दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते थे। ओके, फिर क्या देखा गया कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 एंड M2 के। मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2। देखो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन करना है आपको कि ये जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या है, इन दोनों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। कैसे, अगर आप किसी भी एक मास को जीरो कर दो, M1 इंटू M2 है, या तो M1 जीरो हो जाए या M2 जीरो हो जाए, आपका फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, ये जो F है ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की कंबाइंड प्रॉपर्टी है। अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट की वजह से लग रहा है, अगर एक भी जीरो हो गया तो ये फोर्स नेग्लिजिबल, मतलब जीरो हो जाएगा। ओके, एक तो उन्होंने ये बात दी, मतलब ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स के मास बढ़ाता जा रहा हूं, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हम इधर नोट करते हैं क्या, जैसे जैसे मास बढ़ा रहे हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। और दूसरा, ये कौन से मास है, ये टोटल मास, दोनों का प्रोडक्ट है ये, M1 इंटू M2, एक मास नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ M लिखा है, M1 या M2 नहीं दिखाया, M दिखाया। M का मतलब है M1 इंटू M2। ओके, ये क्लियर होना चाहिए कि कोई एक सिंगल मास नहीं, दोनों मासेस हैं, दोनों मास, अगर अब दोनों मास का प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, अब ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ M1 बढ़ा रहे हैं M2 बढ़ा रहे हैं, कोई एक बढ़ाओ तब भी प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, दोनों बढ़ाओगे तब भी प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। ओके, मींस हम मास बढ़ा रहे हैं, टोटल मास, तो हमारा फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो इंक्रीज हो रहा था। और फिर क्या उन्होंने देखा, उन्होंने फिर इसके बीच के डिस्टेंस को चेंज करके देखा, और क्या ऑब्जर्व किया कि अगर डिस्टेंस कम है, मींस दोनों ऑब्जेक्ट पास में है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, बट जैसे जैसे मैं दूर लेते जा रहा हूं, ये मेरा फोर्स भी कम होता जा रहा है, ठीक है। मींस डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो फोर्स कम हो रहा है, डिस्टेंस कम कर रहा हूं तो फोर्स इंक्रीज कर रहा है। मींस जो हमारा R थी, अगर मैं R को इंक्रीज करता जाऊं, R को इंक्रीज करता जाऊं, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स डिक्रीज होगा। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, दूसरा पॉइंट दिया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। 1 अपॉन R स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल था। क्या कहा, जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, बट जो मासेस का प्रोडक्ट था उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो ये जो दोनों बातें थी, कौन कौन सी, मासेस के प्रोडक्ट और डिस्टेंस के स्क्वायर की, उन्होंने एक साथ कंबाइन कर दी। मींस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। जो अट्रैक्टिव फोर्स था दो बातों पर डिपेंड कर रहा था, किस किस पर, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पर, और सेकंड डिस्टेंस के स्क्वायर के। बट जो प्रोडक्ट ऑफ मास था उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मीन ये बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा, बट ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ओके, तो ये कंबाइंड इफेक्ट दे रहा है इस वक्त। ओके, कि नेट क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो फोर्स इंक्रीज होगा, ये नेट क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो F डिक्रीज होगा। ओके, अब हमें ये पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं और उसकी जगह एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, और उस कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली होती है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे साइंटिस्ट। ओके, तो अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको नाम दिया गया कैपिटल G, मीन कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, और ये जो कैपिटल G था, कैपिटल G, इसका नाम क्या था, इसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके,
बट ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर रात में आप सो रहे हो और अगर आपको कोई जगा कर भी पूछ ले कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो आपको नींद में भी याद होना चाहिए F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्यों कह रहा हूं मैं कि यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हमारी अर्थ और यह पूरे का पूरा सोलर सिस्टम एक तरह से बैलेंस है। ठीक है, मींस जैसे अर्थ सन के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर काट रही है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रही है, या बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं जो रोटेशन करते रहते हैं। वो किस बेसिस पर करते हैं, इसी फोर्स के मतलब बेसिस पर करते हैं। ठीक है, मींस वो एक सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, बट वो सर्कुलर मोशन उन्हें प्रोवाइड कौन कराता है, ये फोर्स कराता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ पर अपने मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए, कैपिटल जी की वैल्यू याद होनी चाहिए। ओके, यहां तक तो मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। ठीक है, और फॉर्मूला भी आई होप याद हो गया होगा। F इक्वल टू कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं है, ध्यान रखना। स्मॉल जी को हम अलग नोट मतलब अलग हम उसका नाम देंगे। यहाँ पर कैपिटल जी है और कैपिटल जी स्टैंडर्ड है, हर जगह यही लिखा होगा कैपिटल जी, और उसका मतलब होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या सिर्फ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इतना भी कह सकते हो। ओके, अब मैं यहां से जी की यूनिट फाइंड आउट करता हूं। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। लिख लेते हैं, एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ओके, m1 m2 की क्या होती है, किलोग्राम किलोग्राम, दोनों मासेस है तो किलोग्राम होगी। और आर डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। ओके, तो हम इधर का साफ करते हैं और अब देखते हैं कि हमारी कैपिटल जी की यूनिट क्या आएगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मींस कैपिटल जी की वैल्यू भी और उसकी यूनिट भी। वो बात अलग है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारे कैपिटल जी की वैल्यू गिवन होती है। ओके, तो देखते हैं, अगर मैं यहां से जी कैलकुलेट करूं तो आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मींस एफ इंटू आर स्क्वायर। ओके, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 f इंटू आर स्क्वायर के डिवाइड में चले जाएंगे, मींस m1 इंटू m2। ओके, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। आर स्क्वायर मींस मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 मींस किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जी की यूनिट है। बट इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट न्यूटन ने नहीं की थी। किसने की थी, एक हमारे हेनरी कैवेंडिश थे साइंटिस्ट, उन्होंने फाइंड आउट की थी न्यूटन के बाद में। न्यूटन सर ने बस ये बता दिया था कि ये कांस्टेंट आएगा जिसको हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह दिया, बस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी, जी की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है, मीन्स बहुत छोटी क्वांटिटी है ये। सोचो ना, 10 की पावर -11 में मीन्स 0.0010 टाइम्स 0 तब जाकर 1 आएगा, इतनी छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, मीन्स किस ऑर्डर की है, -11 ऑर्डर की है। तो इसलिए जी की वैल्यू है बहुत छोटी, बट उतनी ही काम की है। ओके, जितनी छोटी इसकी वैल्यू है उतने ही ज्यादा काम की है ये। ओके, तो ये बात है इसमें। अब बात करते हैं कि इसको यूनिवर्सल नाम क्यों दिया गया, मतलब यहां पे नाम देंगे ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ यूनिवर्सल इसलिए है कि पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में लगा लो, ये लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि ये लॉ फेल हो जाए, कोई से भी ऑब्जेक्ट हो पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, ओके, अब इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहा गया, क्योंकि इस जी की वैल्यू आप चाहो तो अर्थ पर कैलकुलेट कर लो, मार्स पे कर लो, सन पे कर लो, जहां आपका मन कर ले वहां कर लो, या फिर आज कर लो, आज से 10 साल बाद करो, 50 साल बाद, 1000 साल बाद करोगे, तब भी आपकी जी की वैल्यू यही रहेगी। मीन ये यूनिवर्सल वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होने वाली है। ओके, तो इसलिए इसको कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो ये था हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर फोर्स इज इन न्यूटन, m1 m2 इज इन किलोग्राम एंड डिस्टेंस इज इन विच यूनिट, मीटर। ओके, ऐसा यूनिट अगर हम बात करें तो मीटर।
तो वहां से हमारी कैपिटल जी की यूनिट क्या आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और वैल्यू क्या थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, तो ये था। अब इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, मैं थोड़ा सा और हम इसमें एडवांस बात करते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक बात थी, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये भी हटा देते हैं, अब हमारे काम का नहीं है। ओके, और ये भी हमारे काम का नहीं है अब, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि F जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है और मासेस पे भी डिपेंड कर रहा है, बट मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस जैसे जैसे वो दोनों ऑब्जेक्ट दूर जाएंगे वो फोर्स हमारा कम होता जाएगा, मीन्स R बढ़ाते जाएंगे तो वो फोर्स कम होता जाएगा। ओके, तो इसी पर हम दोबारा बात करते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो, अगर मैं R को डबल कर दूं, तो जो मेरा फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके देखना है, यहां पर कैलकुलेट करके देखना, अगर आप R को 2R कर दोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो F कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जैसे आपने डिस्टेंस डबल की, फोर्स 1/4 हो गया। या इसका अपोजिट उल्टा कर लो कि R को आपने R/2 कर दिया, डिस्टेंस आपने हाफ कर दी, तब फोर्स आपका कितना हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा, R/2 का स्क्वायर, और वो 2 स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, मीन्स 4 हो जाएगा। तो आपका जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स डिस्टेंस हाफ की तो फोर्स 4 टाइम बढ़ गया। ऐसे ही अगर आप डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो जो फोर्स है वो 1/9 टाइम्स कम हो जाएगा। मीन जो ये वैल्यू थी डिस्टेंस की, वो जिस ऑर्डर में आप चेंज कर रहे हो उसके स्क्वायर के इनवर्सली फोर्स हमारा चेंज हो रहा है, इसलिए इसे एक नाम हो दिया गया, इसी लॉ को क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहा गया, क्योंकि जैसे ही आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हो तो फोर्स स्क्वायर के इनवर्सली चेंज हो रही है, इसलिए इसे एक नाम दिया गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। मींस एक दो और फॉर्मूले हैं, उन्हें भी इनवर्स स्क्वायर लॉ हम कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें भी जो डिस्टेंस है वो इसी मतलब रेशो में क्या होती है, चेंज होती है। तो ये था हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, और क्या बात है इसमें, और देखते हैं हम दोबारा से एक बात और फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन r², ये है। अच्छा, क्या यही फोर्स हमने किसी और फॉर्मूले में भी पढ़ा है क्या, याद करो, न्यूटन सेकंड लॉ क्या था वो, F इक्वल्स टू ma। ओके, तो मैं यहां से इस फोर्स और इस फोर्स को भी इक्वल कर सकता हूं और वहां से मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। मींस अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है तो आप न्यूटन सेकंड लॉ और ग्रेविटेशन लॉ दोनों को क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, और वहां से आपको एक्सीलरेशन भी मिल जाएगा। ओके, ये बात थी। और क्या बात है, अब बात करते हैं कि सर हमें ये अट्रैक्टिव फोर्स फील क्यों नहीं होता। हम तो देखते हैं कि अभी आपने कहा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, बट हमें फील क्यों नहीं हो रहा, अब वो बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये तो हटाओ और इसमें कुछ वैल्यूज रखकर देखते हैं, ठीक है। मैं इसमें F फाइंड आउट कर रहा हूं, G की मैंने वैल्यू रख दी 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितने, -11 इंटू, ओके। M1 में दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके डिस्टेंस मतलब उनका मास हम कंसीडर कर लेते हैं, और कर लेते हैं लगभग एक 60 kg का है, और आपका एक फ्रेंड है जो बहुत हेल्दी है, उसका मास हम 200 kg कंसीडर कर लेते हैं, 200, ठीक है। 200 kg का 200 किलो का होगा नहीं कोई, लेकिन फिर भी हम कंसीडर कर लेते हैं, इतना हैवी आपका एक फ्रेंड है। ओके, और आप दोनों जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर मान लेते हैं, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। ओके, अब जरा इसे कैलकुलेट करो और देखो कितना आएगा, 6.67 इंटू 60 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके,
अब इसे कैलकुलेट करो, ये 0 और ये डबल 0 हटाकर क्या मैं 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 टू 12, 12 इंटू 6 कितना होगा, मीन्स 12 इंटू 6.67 इंटू ये कितना हो गया 10 टू द पावर -8 न्यूटन, ये हमारा फोर्स आएगा। मीन आपका मास था 60 केजी कंसीडर कर लिया, आपके फ्रेंड का मास था 200 केजी, जो बहुत हेल्दी था, बहुत मोटा था, ठीक है, तब भी आपके बीच में फोर्स देखो कितना लग रहा है। इसे मल्टीप्लाई करोगे इंटू 10 टू द पावर -8, आप इस पे फोकस करो। 10 टू द पावर -8 कितना कम है, मीन्स 0.0070 लगाकर तब 1 आएगा। कितनी छोटी क्वांटिटी है, आप ये सोचो 0.01 कितना छोटा होता है, और हम ये भी क्या कर रहे हैं, पॉइंट कितने ज्यादा हमारे 0 आएंगे और तब जाकर हमारा 1 आएगा, ठीक है। मीन्स इतनी छोटी क्वांटिटी का, इतने छोटे मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है जब हम इतने हैवी मासेस ले रहे हैं, तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही छोटी क्वांटिटी का होता है और उसे हम जनरली फील नहीं करते हैं। और बाकी अगर मैं मार्कर की बात करूं तो ये तो 60 केजी 200 केजी लिए, ये तो ग्राम में है, ठीक है, 50 ग्राम या 100 ग्राम के, तो इनके बीच में तो और कम लग रहा होगा, ओके। तो जितना छोटा मतलब जितना कम मास होगा ये फोर्स उतना ही कम होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये 10 टू द पावर -11 ऑर्डर का था। बट अगर मैं इसी की जगह मास रख दूं अर्थ का और मून का या अर्थ और सन का, तो वो अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 पॉजिटिव पावर होती है, इतने ऑर्डर का होता है, तब जाकर ये फोर्स कुछ एक अच्छे खासे अमाउंट का आता है और वो फोर्स एक्ट करता है और वो फोर्स हम फील कर पाते हैं। अच्छा ये अर्थ है, ये सन है, तो अर्थ और सन ये बैलेंस है और ये एक दूसरे के चारों तरफ, मीन्स अर्थ सन के चारों तरफ रोटेशन कर रही है। या फिर मून और अर्थ है तो इनके बीच में इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराकर मून क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, ओके। तो ये रीजन है कि हमें जनरली अपने डेली लाइफ में जो इतने कम मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है वो फील हम नहीं कर पाते। बट इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है, यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रहा है, ओके। तो ये थी हमारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ओके। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्स कैलकुलेट करना है। m1 मान लो 100 केजी, ओके। m2 हो गया हमारा 1000 केजी, ठीक। एंड जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है 10 मीटर। r कितनी दी है, r दिया आपको 10 मीटर, ओके। तो अब लगाते हैं अपना कौन सा फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। वो क्या होता है, F इक्वल्स टू g, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, g की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू m1 कितना है 100, m2 कितना है 1000 अपॉन r स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर, ओके। तो कहता है अच्छा ये 10 स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ओके ना, 10 का स्क्वायर 100। अब इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो कितना आ गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू ये कितना होगा 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, तो ये कितना आ गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -3 में से +3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो गया, इनको करोगे तो 8 बचेगा क्या -8 न्यूटन। ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट किस में आएगी, न्यूटन में आएगी। तो आप देखो एक ऑब्जेक्ट है 100 किलो का, एक ऑब्जेक्ट है 1000 किलो का, कितने हैवी मास हो गए, फिर भी उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो कितना कम लग रहा है, इंटू 10 टू द पावर -8 ऑर्डर का लग रहा है। -8 कितना कम हो गया, ठीक है, मीन्स 0.00000 मतलब 8 टाइम्स 0, तब इतना देन 1 आएगा, तो इतना कम हमारा क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जनरल जो हमें आसपास के ऑब्जेक्ट है इसलिए ये फील नहीं होता है, ओके। और हमारा मासेस तो और भी कम है, 100 किलो का होता है, 60-70 इतना ही होता है अपना तो लगभग, तो इतने मासेस पे तो वो फोर्स और कम हो जाएगा, ओके। तो इसलिए ये है, इसलिए हम इस तरीके के क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा।
गिवन मास ऑफ अर्थ। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मास ऑफ अर्थ दिया, तो मास ऑफ अर्थ को मैं एम ई से डिनोट कर देता हूं, M1 से ना करके एम ई स्टैंड फॉर अर्थ। 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द सॉरी 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ दी है कितनी, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय ए मैन। मैन का मास कितना दिया है, ठीक है, एम कह देते हैं उसे, 50 kg। ओके, तो इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है, क्या करें, सेम फॉर्मूला लगेगा, लगाते हैं। F इक्वल्स टू G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू M1 आप इसे कह दो, किसी को भी कह सकते हो, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू M2 50 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना होगा देखो, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होता है, स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कैलकुलेशन में। तो देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूं। जितने भी हमारे डिजिट्स हैं, जैसे 6.67, 6, 50 और 6.4, इनको एक साथ लिख लो, और जितनी हमारे 10 की पावर्स हैं उनको एक साथ लिख लो, ठीक है। जैसे 6.67 इंटू 6 इंटू 50 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 का स्क्वायर, 10 टू द पावर 12। ओके, ये हो गया। अब ये तो आपको कैलकुलेशन करनी है, इतने पोर्शन की तो आप कैलकुलेशन करके बताओगे कितना आएगा। मैं यहां करता हूं, ठीक है, इसके आप करोगे तो यहां पर कुछ आएगा इनटू, अब देखो माइनस 11, ये प्लस का 24 है, और 12 ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स 10 की जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर्स हमारी क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो जब ऐड होंगी तो 11 तो हमारा माइनस का है, 24 प्लस, ओके। अब ये 10 टू द पावर 12 जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो इसकी पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 11 प्लस 24 माइनस 12। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर तो कोई वैल्यू आएगी आपकी, इसे पूरे को कैलकुलेट करके इनटू 10 टू द पावर कितना बचेगा, 24 में से 12 गया 12 एंड माइनस 11, तो कितना हो गया, वो 1 बचा गया, यस। और इसे आप सॉल्व करके देखना, इनटू 10 से मल्टीप्लाई कर देना, इतने न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। मींस इतने हैवी मासेस के बीच में इतना फोर्स आपका लग रहा होगा, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करके देख लेना कितना आएगा, 1 टाइम्स जाएगा 6 5 30, तो 5 या 6 के राउंड ही आ रहा होगा, 5 या 6 के राउंड आ रहा होगा, कुछ आप करके देखना, ओके। तो इतना फोर्स लग रहा होगा, ओके। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इसे आप साफ कर देते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन इसमें आ नहीं पाएगा। कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय, कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और शायद ये आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको अपने टेस्ट या एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। देखो क्या कहा है, कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन अर्थ। देखो एक तो आपका सन है, ठीक है, एक आपका अर्थ है, और एक आपका मून है, ओके। अब इसमें दिया है इनके जो फोर्सेस लगना है, एक तो सन लगा रहा होगा अर्थ पर और एक मून लगा रहा होगा अर्थ पर, इन फोर्सेस को हमें कंपेयर करना है, ओके। और ये बताना है विच एक्सर्ट ग्रेटर फोर्स ऑन अर्थ, मीन इन दोनों में से कौन सा ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा अर्थ पर। वो तो खैर आप वैसे ही बता सकते हो, मास तो सन का ज्यादा है तो सन ही ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन फिर भी
यहाँ डिस्टेंस भी मैटर करेगी, तो इसलिए डिस्टेंस से भी हमें क्या करने का, पूरा कैलकुलेट करने के बाद ही हम फाइनली बता पाएंगे कि कौन सा फोर्स ज्यादा है कौन सा कम। तो हमें वैल्यूज भी दिए, ms दिया है, mm दिया है और RSE दिया है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ दिया है। ओके, मास ऑफ अर्थ नहीं दिया, तो देखते हैं चलो क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करें, दोनों फोर्सेस को देखते हैं, वैल्यू में दोबारा देख लूंगा कितनी है। देखो क्या करें, पहले सन और अर्थ के बीच में हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो कितना होगा, F इक्वल्स टू G, मैं इसे लिख देता हूं SM, FSM ने E, FSE। ओके, आप इसे मतलब इस तरह से दिखाना ना, FSE है सिर्फ FS। ओके, G MS ME अपॉन R स्क्वायर। ओके, अच्छा इनकी डिस्टेंस किस तरह से दी है हमें, R जो लेंगे हम क्या लेंगे, वो RSE, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप, इसलिए मीन सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। सिमिलरली फोर्स ME मीन्स मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, तो वो कितना लग रहा होगा, G मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन R मास एंड अर्थ के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो हमें तो क्वेश्चन में डिस्टेंस दिए ना दोनों, हाँ दोनों डिस्टेंस दिए, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत इजी हो गया। कंपेयर करना है, मीन्स मैं क्या करूं, इनका रेशियो निकाल लूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन किसके कंपैरेटिवली बड़ा या छोटा है। ओके, कंपैरिजन का ही मतलब एक तरह से क्या है, इनका रेशियो, FS अपॉन FM। तो ये क्या होगा, देखो G MS ME अपॉन RSE का होल स्क्वायर अपॉन G MS ME अपॉन RME का होल स्क्वायर। तो इसे देखो कैलकुलेट करेंगे, तो G से G कैंसिल आउट हो जाएगा एंड मास ऑफ अर्थ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ये हमारा RME स्क्वायर है ये कहां जाएगा, सबसे ऊपर, ये वाली वैल्यू जाएगी यहां पर। ओके, तो हमारा क्या हो गया, MS इंटू RME का स्क्वायर अपॉन MS, सॉरी नहीं यहां पर MM आएगा। ओके, गलती हो गई, MM, क्योंकि मून की वजह से निकाल लेना मून वाला, तो यहां मास ऑफ मून आएगा, तो MM इंटू RSE का स्क्वायर। अब ये चारों वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो देखते हैं कितनी है। मास ऑफ सन कितना दिया है, 4 इंटू 10 टू द पावर 31 इंटू मास ऑफ मून दिया है, तो अभी लिख लेते हैं, मास ऑफ मून कितना है, 6.3 इंटू 10 टू द पावर 22। ओके, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ ये है, कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन 1.3 इंटू 10 टू द पावर 12 का स्क्वायर। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ कितनी है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ओके, अब ये क्या करोगे, सब आप कैलकुलेट करोगे, ये सारी कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, कैसे करोगे, 4 अपॉन 6.3 इसे एक साथ लिख लोगे, अच्छा ये स्क्वायर है। ओके, यहां सब स्क्वायर है, तो अब ये जो नंबर्स हैं 4 6.3 इंटू 4.5 स्क्वायर अपॉन 1.3 स्क्वायर, इसे एक साथ कैलकुलेट करोगे, और जो ये पावर्स हैं इन्हें सब एक साथ कैलकुलेट करोगे, तो ये लगभग जो आएगा ना, आप कैलकुलेट करके देखना, एक्यूरेट तो मुझे नहीं पता, 76 के अराउंड आता है, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसलिए मैं कर रहा हूं, और इसका आंसर आपको याद भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, कि इनके फोर्सेस का रेशियो पूछ ही लिया जाता है, कि आज पे जो ये फोर्स लगाना है मून एंड सन, उनका रेशियो क्या होगा, मीन्स FS अपॉन FM, क्या कहा मैंने, FS अपॉन FM। देखो मुझे तो याद है, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करना है, और हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, तो ये आपको पूरा कैलकुलेट करना है, 76 के अराउंड लगभग कुछ इतना आएगा। तो इसका क्या मतलब है, FS इक्वल्स टू 76 टाइम्स ऑफ FM, मीन्स जो सन फोर्स लगा रहा होगा अर्थ पर, वो मून के फोर्स के 76 टाइम्स होगा, मीन्स 76 गुना होगा, जितना मून लगा रहा होगा फोर्स, उस फोर्स का 76 गुना सन फोर्स लगा रहा होगा। ओके, तो ये तो वैसे भी हमें पता है ना,
हमें ये भी पता था कि सन तो ज्यादा फोर्स लगाएगा क्योंकि क्या है, मासेस बहुत ज्यादा है, मून का तो मास बहुत कम है। ओके, तो ये तो थे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन, जिसमें से थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब मुझे पूरा भरोसा है आप ये वैल्यू सारी पुट कर लोगे, बट कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, और बाकी कैपिटल जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। देखते हैं कि इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास। ओके, एक क्वेश्चन और है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, थर्ड और फोर्थ अच्छे क्वेश्चन है। ओके, क्या है, इफ द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg and 6.4 into 10 to the power 6 meter respectively. Okay, calculate the force exerted by earth on a body of mass 1 kg. Okay, and also मैं एक क्वेश्चन तो ये है, फिर इसके दो पार्ट्स और हैं, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ अर्थ कितना दिया है, 6 into 10 to the power 6 into 10 to the power 24 kg 24। ओके, एंड रेडियस कितनी है, वैसे तो 6400 किलोमीटर होती है, और ये इसमें मीटर में दी है 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। ये डाटा तो आपको गिवन होगा, ठीक है, कि मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, या मून का मास और रेडियस, ठीक है, ये इनके बीच की डिस्टेंस, ये आपको डाटा गिवन होगा। बट अगर अर्थ के रेस्पेक्टिवली वैल्यू आपको याद है तो उसमें कोई मतलब बुरा ही नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अ बॉडी ऑफ मास, मतलब एक मास 1 kg का रखा है और इसके बीच में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करें, F इक्वल्स टू 6.67 into 10 to the power minus 11 into 6 into 10 to the power 24 into 1 kg upon 6.4 into 10 to the power 24 का स्क्वायर, 6 into 10 to the power 6। ये आप कैलकुलेट करो और इसका आंसर आपको बताना है। ओके, तो ये था हमारा फोर्स कैलकुलेट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, ये फोर्स हमारा आप इसे देखो कितना आएगा, ठीक है। और फिर क्या पूछा, एक्सेलरेशन, कहां गया क्वेश्चन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ मास 1 kg। ओहो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। दोनों पार्ट आप इसके ध्यान से देखना, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ मास 1 kg, मींस 1 kg मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ का एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो वही कॉन्सेप्ट क्या था, दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट कर रही है तो मींस फोर्स लग रहा है। अब जब फोर्स लग रहा है तो न्यूटन सेकंड लॉ था कि फोर्स लग रहा है तो मींस उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो वही एक्सेलरेशन पूछा है कि वो ऑब्जेक्ट जब आ रहा होगा अर्थ पर 1 kg का जब मास गिर रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और अर्थ का एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट की तरफ कितना होगा। ओके, तो अब एक बात बताओ, जब हम 1 kg का मास ड्रॉप करते हैं तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटी लग रही होती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो वहां से मैं कह सकता हूं कि 1 kg पर जो पूरा फोर्स होगा ना, आप कैलकुलेट करके देखना, वो अराउंड 9.8 न्यूटन या फिर 10 राउंड ऑफ 10 न्यूटन के अराउंड आ रहा होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। मुझे कुछ वैल्यूज याद है, वो आपको भी हो जाएंगे जब आप इतने कर लोगे, बट अभी आपको कैलकुलेट करके ही लिखना है ये सब, ठीक है। ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे 9.8 के अराउंड आएगी। ओके, अब क्या पूछा है कि जो 1 kg वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 1 kg वाला, वो जब ड्रॉप हो रहा होगा, गिर रहा होगा अर्थ की तरफ, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कहां से निकालेंगे, सेकंड लॉ से, F इक्वल्स टू ma। F है हमारा 9.8, मास कितना है 1 इंटू एक्सेलरेशन a, तो एक्सेलरेशन a वो कितना हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से ही आपकी स्मॉल g की वैल्यू आती है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू आपको याद रखनी है, स्मॉल g की वैल्यू होती है, स्मॉल g होता क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां से आई, हमने पहले अर्थ और एक 1 kg का जो मास था उसके बीच में फोर्स निकाला, फोर्स आया 9.8 न्यूटन, फिर उसको हमने F इक्वल टू ma फॉर्मूले में जो न्यूटन सेकंड लॉ था उसमें पुट करके एक्सेलरेशन निकाला, और उसी एक्सेलरेशन को हमने कह दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस
स्मॉल जी से उसे डिनोट किया, उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब क्लियर चल रहा है। ओके, अब देखते हैं कि जो हमारे 1000 ये कितना है। अब हमारा जो अर्थ है, ये तो बहुत छोटा बना लिया हमने, कोई बात नहीं। अर्थ का हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन निकालना है। ओके, तो इसे मैं कह देता हूं ए ई, ठीक है। तो F इक्वल्स टू ME AE। ओके, फोर्स अब भी वही लगेगा, फोर्स अब भी नहीं लग रहा होगा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अर्थ और वो जो बॉडी थी 1 kg की, उनके बीच में फोर्स तो 9.8 न्यूटन का लग रहा है, तो अब भी मैं 9.8 न्यूटन ही लूंगा। ठीक है, मास ऑफ अर्थ कितना, 6 इंटू 10⁻24 इंटू एक्सीलरेशन AE। अब जरा अर्थ का एक्सीलरेशन देखना कितना आएगा, 9.8 इंटू 6 इंटू 10⁻24। मीन्स कैलकुलेट करके देखना 10⁻⁻24 ऑर्डर का आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स 10⁻24 या -23 कितना कम है, पॉइंट के बाद मतलब इतने जीरो आएंगे, ठीक है, तो कितने वैल्यू कम हो जाएगी। आप ये देख लो ना कि 0.1 कितना छोटा होता है, 0.01 और छोटा, 0.00001 और छोटा, और ये तो 10⁻⁻24 है, -24। तो इसलिए अर्थ का एक्सीलरेशन नेग्लिजिबल होता है कि अर्थ हम नहीं मानते कि अर्थ भी एक्सेलरेट हो रही होगी उस ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, जिसका मास 1 kg। ओके, तो ये तो था हमारे 4 क्वेश्चन थे, जिसमें थर्ड और 4th क्वेश्चन आप दोबारा ट्राई करना, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से हम फिर इसके बाद यही पढ़ेंगे, स्मॉल जी के बारे में ही पढ़ेंगे, और वो वैल्यू कहां से आती है बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो ये वैल्यू यहां से कैलकुलेट होकर आती है। ओके, और हमने ये भी देख लिया कि अगर 1 kg का मास गिर रहा है और अर्थ के बीच में, जब दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन दोनों में होगा। ये किसने बताया था, ये न्यूटन सेकंड लॉ ने बताया था कि अगर कोई भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और वो मूव कर रही है तो मीन्स उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, और वो था F इक्वल टू ma से हमें पता चल रहा था। फिर हमने ये फॉर्मूला 2 बार लगाया, दोनों का हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, 1 kg मास का भी और अर्थ का भी, और देखा कि अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम था और वो नेग्लिजिबल है। बट जो 1 kg का मास था उस पर जो एक्सेलरेशन था वो नेग्लिजिबल नहीं था, और उस एक्सेलरेशन को नाम दे दिया गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मींस अर्थ इतने अट्रैक्टिव फोर्स से अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचेगा। ओके, तो ये था हमारे ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। इसके बारे में आप अपनी बुक से और पढ़िए और जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो करिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। थैंक यू।